हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि केवीएस का एग्जाम आपको फरवरी में ही होने वाला है, इसलिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करनी होगी क्योंकि समय बहुत कम है। तो आपको इनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को आपको देखना है इसके लिए, और उसके बाद जितने भी नए पैटर्न आपको मैथ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं उनको देखना है। मैं आप लोगों को इस चैनल पर मैथ और हिंदी दोनों का प्रिपरेशन करवाऊंगा। एक आपको बना हुआ है प्ले लिस्ट, वहाँ से आप मैथ और हिंदी दोनों जा करके देख सकते हैं केवीएस के प्ले लिस्ट से, ठीक है ना। तो सभी तरह के मैं आपको प्रश्नों को उसमें करवाया हूं और जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं आजकल करवा रहा हूं, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसी के बेस पर आने वाले हैं और कुछ नए नए क्वेश्चन भी आपको आने वाले हैं। तो सभी देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से इसका नॉलेज होगा और अच्छी तरह से क्वेश्चन को आप कम से कम समय में बना पाएंगे। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मैथ का एनालिसिस करेंगे, जो कि पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं केवीएस के, उन्हीं का हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसको आपको छोड़ना नहीं है, इस वीडियो में अंत तक रहना है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको केवीएस पूछता है और फिर पूछेगा, कुछ नए क्वेश्चन भी दो चार पूछेगा क्योंकि वो अपना सिलेबस थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसके एनालिसिस की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न है और इन्हें हम लोग कम से कम समय में कैसे करना है। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, केवीएस का पूछा हुआ है। यदि इस तरह के प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको उन सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं जो कि केवीएस में पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है एलसीएम एचसीएफ के बारे में। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, जो एलसीएम एचसीएफ का गुणा होता है ना, हमेशा यदि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ के बारे में हम लोग बात करें तो हमेशा उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यदि दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ में गुणा कराइएगा तो हमेशा उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। अर्थात यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा कराइएगा तो यदि उन संख्याओं को भी आप गुणा कराइएगा दोनों संख्याओं को, तो क्या होंगे, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी कॉन्सेप्ट का इसमें आपको यूज करना है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 340 गुने के बराबर है। जो एलसीएम है ना, एलसीएम जो है वो 340 गुने के बराबर है, 340 गुने के बराबर है एचसीएफ के। एचसीएफ आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया हुआ है कि 26 है, अर्थात ये जो एलसीएम है 340 गुना 26 है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एक संख्या 442 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही आपको बताना है। आसान है, आप जानते हैं कि एक संख्या अर्थात दो संख्याएं और दो संख्या गुणा एलसीएम एचसीएफ के गुणे के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम पता हो गया कि 340 गुना 26 है, तो यहाँ पर एलसीएम कितना पता हो गया, 340 और गुना आपका 26 हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और एचसीएफ कितना है आपका 26 है, तो 26 से आप गुणा करा दीजिए। ये क्या है आपका एलसीएम है ना, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। अर्थात एलसीएम और एचसीएफ का गुणा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है n1 इंटू n2, ठीक है ना। नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर, सीधा सीधा बात ये समझिए। पहला नंबर आपको दिया हुआ है कि 442 है, ये आपको 442 आपका नंबर दे दिया गया है। तो दूसरा नंबर आपको पता करना है कि n2 क्या होगा, आसानी से आप इसे बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस 26 से इसे कटाइएगा तो 17 बार में जाएगा, 17 से इसे कटाइएगा तो आपको 20 बार में चला जाएगा। इसे गुणा कीजिएगा तो n2 आपको आसानी से निकल जाएगा। n2 क्या हो जाएगा, 26 दुना के 52 हो जाएगा, ठीक है ना। 26 दुना के 52, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए। n2 क्या आ गया, 520। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, इसमें आपको कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर होता है उन दो संख्याओं के गुणा के, ठीक है ना। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो इसे आप आसानी से बना लेंगे ऐसे प्रश्नों को। और मैं ऐसा करता हूं कि इसे याद रखें क्योंकि एक नंबर लेना है तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे आपको प्रश्न आते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है मिश्रधन के बारे में। किसी राशि का मिश्रधन 2 वर्ष पश्चात 12% वार्षिक दर से इतना रुपया है, जबकि यहाँ पर ब्याज। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है मिश्रधन, तो मिश्रधन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा के 100 और टू दी पावर n, ठीक है ना, इतना होता है। और यहाँ पर मिश्रधन आपको दिया हुआ है कि इतना है। ये क्या है, आपको मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिश्रधन दिया हुआ है कि इतना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 37,632 आपको ये हो गया। यहाँ पर आपको P के बारे में निकालना है पहले, क्योंकि आगे इस प्रश्न में आपको और भी बात कह रहा है तो उसको आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ P को निकालना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर P 1 प्लस R, यहाँ पर रेट दिया हुआ है कितना, ध्यान दीजिए यहाँ पर रेट कितना है, 12
परसेंट का रेट है और वर्ष आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको पुट कीजिएगा, इसके जगह पर समय के जगह पर 2 हो जाएगा और रेट यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करिएगा, तो x + 12/100 इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 112/100, ठीक है ना। तो ये आपका 112 और बटा के आपका 100 हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि समय है आपका यहाँ पर 2 वर्ष, 2 हो गया। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए पी निकालने के लिए इधर क्या हो जाएगा, ये आप आकर के इधर गुणा में जो होगा भाग में हो जाएगा, जो भाग में होगा वो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आप पी आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 37,632 हो गया, ठीक है ना, 37,632 हो गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए भागा में है 100 ना, तो 100 क्या हो जाएगा ऊपर जाकर गुणा में हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार 100 का गुणा होगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर भाग होगा 112 से 2 बार, 112 से क्या होगा आपको 2 बार भाग होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आप इसे कटाइएगा तो 3 बार में पूरा का पूरा आपको कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो पी है ना वो आपको निकल करके आ गया कितना, ध्यान दीजिए 3 है ना, 3 पर 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है, 30,000 आपका हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब आगे प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है आगे कि उसी राशि पर उसी दर से पहले से 2 गुने समय, यहाँ पर पहले से 2 गुने समय, तो पहले समय था 2 वर्ष, अब 2 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 वर्ष, जो इसका समय हो गया ना वो आपका यहाँ पर 4 वर्ष हो गया एन का वैल्यू, ठीक है ना। 2 गुने समय के लिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT, ठीक है ना। यहाँ पर PRT और बटा के आपका 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पर P आपका पता चल गया कि ये आपका 30,000 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 30,000 हो गया। R आपको पता है कि जितना रेट पहले है उतना ही आपको रेट यहाँ पर रखना है, तो 12 और समय क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, तो समय आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा और बटा के आपका 100 हो जाएगा। इसी को आपको कैलकुलेट करना है या कैलकुलेट करके बता देना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 48, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 आपका 36, यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों के 48 हो जाएगा, 48 में 3 से गुणा करिएगा तो 38 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और पुनः ये आपका 144 अर्थात 144,000, ठीक है, 14,400 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही बनाना है, बल्कि आपको सभी कुछ पता है तो इतना तक आपको डायरेक्ट इतना ही लिख सकते हैं। यदि आपके दिमाग में ये सभी चीज़ अच्छी तरह से है, सभी फॉर्मूला अच्छी तरह से है, इनका कैलकुलेशन अच्छी तरह से है, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। आप डायरेक्ट आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखे कि P बराबर इतना बटा के इतना हो जाता है, P बराबर इतना, तो PRT आसानी से निकाल करके आप 20-25 सेकेंड में आप इसका आंसर बता देते। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप इसका कैलकुलेशन फास्ट करेंगे और आप ऐसे ही करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न है और कैसे आपको उसे बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे इसको बनाना है। कर रहा है ये अकेला किसी काम को 4/5 भाग 20 दिन में करता है। ध्यान दीजिए, ये कोई काम है, इसको अकेले यदि करता है इसका 4/5 भाग, ठीक है ना, 4/5 भाग कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। तो यदि हम यहीं पे इसके बात करें कि वो 1 दिन में कितना काम करेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है 20 दिन में इतना काम कर रहा है ना। तो यदि हम 1 दिन में इसके बात करें कि इसलिए ये 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1 दिन में कितना काम करेगा 1 दिन में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 दिन में कितना काम करेगा 4 और बटा के यहाँ पर हो जाएगा 20/5 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके गुणा में हो जाएगा, अर्थात 4/100 हो जाएगा। 4/100 कहने का अर्थ क्या हुआ, ये 4/100 हो गया। 4/100 कहने का अर्थ क्या हुआ 1/25 हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि एक किसी काम के 4/5 हिस्से को 20 दिन में करता है तो 1 दिन में वो कितना हिस्सा काम करेगा, अर्थात 4/100 अर्थात 1/25 हिस्सा काम करेगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे देखिए, कह रहा है कि शेष काम को ए तथा बी मिलकर 3 दिन में पूरा करते हैं। अब शेष काम, ध्यान दीजिए, यह क्या काम है, यह 4/5 हिस्सा किसी काम को शेष इसमें बचा के, यदि हम शेष के बारे में बात करें, तो शेष निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, 1 में से इसको घटाना पड़ेगा। 4/5 को आप यदि 1 में से घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा 1/5, अर्थात जो ए और बी मिलकर के बाद में इसी काम को करते हैं, अर्थात ए और बी को मिलकर के इसी काम को करते हैं और इसके कितने काम करते हैं 1/5 हिस्से को करते हैं, 1/5 हिस्से को 3 दिन में करते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस काम को 3 दिन में करते हैं। ठीक है ना, 3 डेज में इसे आप पूरा करते हैं। तो यदि हम लोग बात करें कि ए और बी मिल करके 1 दिन में कितना हिस्सा काम करेंगे, ठीक है ना, इसलिए ए और बी मिल करके, ठीक है ना, ए और बी मिल करके 1 दिन में, 1 डे में यदि हम लोग बात करें 1 डे में कितना काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आपका 1/25
15 हिस्सा काम होगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि बी अकेला प्रारंभिक काम के दुगुने को कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी अब अकेला होकर के इसके प्रारंभिक काम को अर्थात पूरे काम को कितने दिन में करेगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। अर्थात बी अकेले प्रारंभिक काम के दुगुने को, तो पहले प्रारंभिक काम को निकालिएगा, उसके बाद 2 से गुणा कर दीजिएगा, आसानी से आपको निकल जाएगा। यहाँ पर बी अकेला, ध्यान दीजिए ए और बी मिलकर के एक दिन में इतना काम करते हैं। तो यदि हम ए का सिर्फ बात करें, सिर्फ हम लोग ए के बारे में बात करें, सिर्फ बी के बारे में बात करें, क्योंकि बी आपको पूछ रहा है, तो सिर्फ बी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, ए का काम कितना है, 1/15 है, और इसमें से घटा देना पड़ेगा ए के काम को। ए का काम कितना है, 1 दिन का, इसका 1 दिन का काम दोनों का 1/15 है, ए प्लस बी इतना है। तो यदि हम लोग सिर्फ बी के बारे में निकालें तो बी के बारे में आप आसानी से निकाल दे सकते हैं। ए का काम इसमें क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। एक दिन का काम कितना है, 1/25 है, तो 1/25 इसमें से आप घटा दीजिए। अब यहाँ पर यदि आप इसे घटाते हैं तो कितना होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनका एलसीएम लीजिएगा तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना ये 5 बार में जाएगा, ये 3 बार में, अर्थात कितनी बार में जाएगा, 25 तिहाई 75 और 15 5 75, अर्थात कितना हुआ, 2/75। कहने का अर्थ यह है कि जो ये काम है ना वो आपको 2/75 हिस्सा हो गया सिर्फ बी के लिए। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि बी अकेला प्रारंभिक काम को कितना दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसको उलट दीजिएगा ना, तो बी के प्रारंभिक काम आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर बी अकेला कितना दिन में करेगा, बी अकेला यदि कहा जाए कि अकेला, ठीक है ना, बी अकेला वो कितना दिन में करेगा, तो कितना दिन में करेगा अकेला, उसको पलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 75/2 दिन में उस काम को क्या करेगा, अकेला करेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इसके दुगुने को कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है, तो 2 से गुणा कर दीजिएगा। तो बी अकेला दुगुने काम को, यदि दुगुने काम को यहाँ पर पूछ रहा है ना कि दुगुने काम को कितने दिन में करेगा, दुगुने काम को तो 2 से गुणा कर दीजिए, अर्थात 75/2 में 2 से गुणा कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 75 दिन। तो 75 दिन ऑप्शन नंबर 3 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और कैसे इसको बनाना है ये भी आपको समझ में आया है। यहाँ पर सिर्फ बी का काम आप निकाल दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद ये बी कितना 2/75 काम करेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अकेला कितना दिन में करेगा, तो क्या होगा, पलट जाएगा। ये क्या होगा, आपको पलट जाएगा। यहाँ पर 2/75 काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पलट दीजिएगा तो दिन आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बी अकेला कितना दिन में काम करेगा, 75/2, और आपको दोगुना काम करना है तो 75/2 में 2 से गुणा कर दीजिए। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको ऐसे ही बनाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप ऐसे ही बनाएंगे और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया है और उसे आपको कैसे बनाना है। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे जरूर आप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, क्योंकि सभी जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये संबंधित प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष पहले ऋतिक की आयु अपनी बेटी की आयु की 3 गुनी है। ध्यान दीजिए, यदि हम लोग 2 वर्ष पहले के बारे में बात करें कि 2 वर्ष पहले, ठीक है ना, पहले के बारे में बात करें तो पहले यदि हम लोग मान लेते हैं कि उसके जो बेटी की आयु x है, बेटी की आयु क्या है आपका x है, तो ऋतु की आयु क्या है 3 गुनी है, अर्थात जो ऋतु की आयु हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है और अब से 2 वर्ष पश्चात, यदि ये पहले की बात न थी, अब यहाँ पर बाद के बारे में बात कर रहा है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 2 वर्ष बाद के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग ये पहले की आयु है, ठीक है ना, ये क्या है आपको पहले की आयु है। तो यहाँ पर हम लोग पहले वर्तमान के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ पर वर्तमान आयु के बारे में यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान आयु क्या होगा, यहाँ 2 वर्ष पहले का आयु x है ना, तो वर्तमान आयु 2 वर्ष और बढ़ जाएगा, अर्थात वर्तमान आयु इनका x + 2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 3x + 2 आपको हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि वर्तमान आयु जो 2 वर्ष पहले की आयु ये है, वर्तमान आयु 2 वर्ष और इसमें जुड़ जाएगा। अब आगे प्रश्न में यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अब से 2 वर्ष पश्चात, अर्थात ये वर्तमान आयु के बाद 2 वर्ष, ठीक है ना, यहाँ पर 2 वर्ष बाद, ठीक है, यहाँ पर पहले था अब ये बाद आ गया। 2 वर्ष आपका बाद आपको यहाँ पर बात किया जाए कि 2 वर्ष बाद क्या आयु होगा, तो अब से 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु की 2 गुनी उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगी। अर्थात जो ऋतु की आयु है, जो ऋतु की आयु कितना है आपको 3x + 2 है, इसका 2 गुना, इसका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका 2 गुना इसकी जो बेटी है ना इसके 5 गुने के बराबर है। तो बेटी का आयु कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
x प्लस 2 है ना, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, 2 इसमें जुड़ जाएगा, ये आपको x प्लस हो जाएगा और इसके 5 गुने के बराबर है। यहाँ पर भी गड़बड़ा गया है, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 वर्ष और जुड़ जाएगा तो 3x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद के बारे में बात करा है। ये तो वर्तमान आयु है, उसके बाद यदि किया जाए तो 2 वर्ष और आपको जोड़ना पड़ेगा और इसके 5 गुने के बराबर इसके 2 गुना है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब जब इतना आपको पता चलेगा तो आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आसानी से ऋतु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग यहाँ पर पूछ रहा है, आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वर्तमान आयु का योग अर्थात इन्हीं का योग आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु का योग कितना होगा, इसी को आपको बताना है। कैसे बनाइएगा, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और 5 के आपका 20 हो गया, ठीक है ना। और आगे देखिए ये आपका गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसे आप उधर ले जाइए तो यहाँ x हो जाएगा और उसे इधर लेकर के आइएगा तो ये आपको 12 हो जाएगा। अर्थात x बराबर क्या निकल करके आया, आपको 12 आया। इनके वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग कहने का अर्थ क्या है कि x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 आपको यही ना निकालना है, अर्थात 4x प्लस 4 के बारे में आपको निकालना है, x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो 4x प्लस 4 के बारे में निकालना है, 4 से 12 में इसमें गुणा करा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 52 वर्ष हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए, आप आसानी से इसे बना सकते हैं और आसानी से समझ में भी आ गया होगा आपको। तो आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे बनाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय या ठोस बेलन के आधार का व्यास आपको दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, इस तरह का कोई ठोस बेलन है, इस तरह का आपका यहाँ पर ठोस कोई बेलन है और यहाँ पर आपको कह रहा है कि जो आधार का व्यास है, अर्थात जो ये व्यास है ना, वो आपको 14 सेंटीमीटर है। आगे इसमें कह रहा है कि तथा इसका आयतन 2002 है, जी इसका वॉल्यूम है ना वो आपको 2002 है, जिसका आयतन है 2002 हो गया। आगे कह रहा है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में बताइए कि क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का अर्थ क्या है कि इस पूरा बेलनाकार आकृति का क्षेत्रफल, अर्थात उसके ऊपर वाले हिस्से का भी क्षेत्रफल और नीचे वाले हिस्से का भी क्षेत्रफल, उसके साथ साथ जो आपको बेलनाकार पूरा हिस्सा है उसका क्षेत्रफल। तो इसको आपको निकालने के लिए आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी त्रिज्या की और ऊंचाई की। ऊंचाई आपको पता नहीं है, त्रिज्या आपको पता है, तो आपको ऊंचाई पहले ज्ञात करना होगा, जबकि इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है और वॉल्यूम दिया हुआ है कि ये आपका इतना है, ठीक है ना, 2002 है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ पर इनका वैल्यू पुट कीजिए, जो आपको पता है। तो यहाँ एच है ना, तो एच आपको हो गया, इसलिए यहाँ पर एच आपको निकालना है। तो यहाँ पर 2002 हो गया और बटा में आपका क्या हो जाएगा, ये क्या है पाई से, पाई क्या है 22 बटा के 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, तो इधर जाकर के आपका गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 22 बटा के 7, 22 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 22 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर भी क्या है गुणा के रूप में है, तो इधर आकर के भाग हो जाएगा, अर्थात 7 गुणा 7 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इसे आप इसे कैंसिल कीजिएगा तो 13 बार में पूरा का पूरा आपका कट जाएगा। इसलिए यहाँ से इसकी ऊंचाई निकल करके आ गई आपकी 13, ठीक है ना। जो इसकी ऊंचाई हो गई वो आपको आ गई 13। अब इसका वक्र पृष्ठ अर्थात संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है कि कितना होगा। तो इसका यदि हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 2 पाई आर आर एच होता है बेलन का, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 वृत्त हैं तो 2 वृत्तों का भी क्षेत्रफल इसमें जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। इसमें जो कॉमन है इसे कॉमन ले लीजिए, तो ये 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर आप इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो पता है सबको डाल दीजिए और इसका आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना 22 बटा के 7 गुना आर आपको पता है कितना है आपका 7 है, 7 हो गया और गुना यहाँ एच भी आपको पता हो गया 13, आर भी आपको पता हो गया कि यहाँ से आर क्या निकल करके आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। 14 व्यास है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको 7 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर भी मैंने जो आर रखा था यहीं से ये 14 क्या है ये डायमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है इसका व्यास है और यहाँ पर जो आर क्या है यहाँ पर त्रिज्या है। त्रिज्या आपको निकालनी है तो त्रिज्या तो निकल गया। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, बस यही आपका काफ़ी है। तो यहाँ से आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, इसे गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7 है ना, 7 और 13 यहाँ पर 20 हो जाएगा। यहाँ पर गलती हो गया है, इसको आप 20 लिखिए, ठीक है, यहाँ पर 20 लिखिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कराइएगा तो ध्यान दीजिए 44 हो जाएगा, 44 से पूरा 2 से गुणा कीजिएगा तो 88 हो जाएगा, अर्थात 88 और 1 0। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, इसमें आपको कोई तकलीफ हो
होनी भी नहीं चाहिए। तो आपको ऐसे सवालों को ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। ज़्यादा पेन और पेपर का यूज नहीं करना है। इतना फार्मूला यदि आपको याद है तो डायरेक्ट आप इसमें पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको दिखाने के लिए ऐसा लिखा गया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। यदि आपको नहीं याद है फार्मूला तब। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कोई राशि ABCD है, इनका अनुपात आपको दिया हुआ है। यदि C का भाग B के भाग से इतना अधिक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर राशि दी हुई है, A है, B है, C है और D है, और इनका अनुपात आपको दिया हुआ है कि 3, 4, 8, 6 के अनुपात में है ये, ठीक है ना। 3 अनुपात 4 अनुपात 8 अनुपात और 6 के अनुपात में है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि C का भाग B से, ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि C का भाग B के भाग से इतना अधिक है। तो यहाँ C और B के बारे में बात करें, C का भाग B के भाग से इतना अधिक है तो कितना अधिक है? 4 अधिक है। यहीं पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना अधिक है? 4 अनुपात में अधिक है। अब 4 अनुपात जितना अधिक है उतना दिया हुआ है कि ये आपको 2820 है। जितना अधिक है ये आपको दिया हुआ है कि ये 2820 अधिक है। 4 अधिक है तो 4 बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है ना। 4 अनुपात बराबर आपका इतना हो जाएगा। आगे इसमें कह रहा है तो A और D के भागों का योग आपको निकालना है, अर्थात आपका A और D के भागों का योग अर्थात 3 अनुपातिक और 6 अनुपातिक अर्थात 9 अनुपातिक का वैल्यू आपको निकालना है, जबकि 4 अनुपातिक का आपको मान पता हो गया। तो यहाँ से आप 1 अनुपातिक का मान निकाल सकते हैं। 4 से क्या करिएगा? भाग दीजिएगा तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 4 5 20 अर्थात 705 हो जाएगा। 1 अनुपातिक का वैल्यू यहाँ पर आपको 9 अनुपातिक निकालना है, तो इसी में 9 से गुणा करा दीजिए। इसलिए 9 अनुपातिक बराबर क्या हो जाएगा? 9 अनुपातिक बराबर आपको इसमें 9 से गुणा करा देना है 705 में। बस यही आपको 9 5 45 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर 45 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, इसमें कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय या बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2:3 का अनुपात है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लंबवृत्तीय या बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय आप क्षेत्रफल जानते हैं ना, क्या होता है आपका? 2πRh होता है, ठीक है ना। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपको 2πRh हो गया लंबवृत्त का, अर्थात जो आपको बेलन है उसका। और यहाँ पर आपको कह रहा है कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, उनका अनुपात। यहाँ पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अभी आप जाने हैं कि कितना होता है? 2πr इंटू h प्लस आर या फिर r प्लस h कह लीजिए। और इनका अनुपात आपको दिया हुआ है कि 2:3 है, और इसी को आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2πr से 2πr क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपके पास बचा क्या? h बटा के h प्लस r बचा। इसी को कैलकुलेट कीजिए, 3 गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3h हो जाएगा बराबर 2h और प्लस आपका यहाँ पर 2r हो गया। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। h 2h इधर आकर के घट जाएगा, क्या बचेगा? h बचेगा, अर्थात h बराबर क्या निकल करके आ गया? 2r आपको निकल गया। यदि हम h और r के अनुपात के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यही न पूछ रहा है कि बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको बताना है, अर्थात त्रिज्या यहाँ रहेगा और ऊंचाई इसके नीचे आएगा। तो ये r और बटा क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा? इधर आएगा, तो ये भाग में हो जाएगा, अर्थात 1/2 हो जाएगा। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या आया? 1:2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या ऊपर रहेगा और ऊंचाई नीचे होगा, और 1 अनुपात इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा करके ऑप्शन नंबर 2 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उसे आप लोग कैसे बनाइएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि उस कोण का माप जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोण x है और इसके संपूरक के बारे में बात करें तो क्या होता है? 180 माइनस x हो जाएगा। और यही कोण x है, इसके यदि हम, ये क्या है? आपका संपूरक है, ये आपका संपूरक हो गया, ठीक है। यहाँ पर यदि हम इसके पूरक के बारे में बात करें कि पूरक कोण क्या होगा, तो 90 माइनस x होता है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं है। जो आपको संपूरक होता है 180 में से घटाते हैं, और जो आपको पूरक होता है 90 में से घटाते हैं। यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए, कि जिसका संपूरक उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है। जो एक संपूरक है ना, उसके पूरक के 4 गुने के बराबर है, अर्थात जो 180 माइनस x है वो बराबर है किसके? 90 माइनस x के, लेकिन 4 से गुणा करने के बाद बराबर है। तो 4 से क्या कीजिएगा? गुणा करा दीजिएगा। अब इसी को आपको कैलकुलेट करता है, x माइनस x हो जाएगा, 9 चौके क्या हो जाएगा? आपका 36 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 4x हो जाएगा। अब x वाले टर्म को इधर ले जाइए और उसको इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और यहाँ से घटेगा तो
तो आपको 180 हो जाएगा। इससे कटाइएगा तो कितना आएगा, 60 आएगा। अर्थात जो कोण का वैल्यू आपको निकल कितना आ गया, 60 आ गया। 60 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर 4 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया है कैसे इसे बनाना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि इसका गुणनखंड बताइए, इसका गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे। तो पहला बात तो आप ये समझिए कि एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपको बनाने के लिए नहीं होते, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन को आप जिद से समझिए कि उसे हम बना लेंगे, तो बनाने को तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको 5-10 क्वेश्चन को खराब कर देगा सिर्फ एक क्वेश्चन। तो आपको ये एग्जाम में जानना है कि किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है, किसको बनाना है और किसको छोड़ना है। ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ ही देने में भलाई है, क्योंकि ये आपको 5-10 क्वेश्चन लेकर के बैठ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं बनाना है। आप यदि बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहा है आप इसे बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय लेगा, 5 मिनट 4 मिनट आपका समय ले जाएगा, 5-7 क्वेश्चन आपको लेकर के चला जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, ये एक्स क्यू है ना, तो जब भी ये आपको टूटेगा, यहां पर ध्यान दीजिए, एक क्यू प्लस बी क्यू या फिर एक क्यू ए माइनस बी के होल क्यूब इसको टूटेगा, उस पर आप तोड़िएगा। जब इसे आप तोड़िएगा, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ आपको घटाना पड़ेगा। तो ये आप तो अंतिम में कीजिएगा तो ये x माइनस 2 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के रूप में आपको आकर के टूटेगा, ठीक है ना। अर्थात ये आपको कॉमन आएगा और इसी के गुणनखंड के रूप में टूटेगा। और गुणनखंड इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है, इसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 पद में तो कोई गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो जब भी आपको एग्जाम में हो ना, तो एग्जाम में क्या करना है, क्वेश्चन को पहचानना है कि किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है। जो ये समझ गया कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, समझिए उसका एग्जाम पास हो गया, ठीक है ना। उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, वो इस पर समय ही नुकसान नहीं करेगा। दूसरे क्वेश्चन को देखेगा, 4-5 क्वेश्चन जब इस तरह से उसके बन जाएंगे, तो एक क्वेश्चन में क्यों उतना समय नुकसान करेगा। और जो इस जिद में पढ़ते हैं उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक क्यू, यहाँ पर एक्स माइनस 2, यहाँ पर क्या है आपको एक्स है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट 2 है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे ना, तो हमेशा आपको यहाँ पर एक्स क्यू और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट के रूप में है, अर्थात एक क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले के रूप में टूटेगा, अर्थात ए माइनस बी के होल क्यू के रूप में टूटेगा। और जिस तरह से आपको टूटेगा, जो कॉमन आएगा उसी को आपको कॉमन लेना है। यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 2 क्यू है ना, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यू। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 क्यू कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा तभी ना 8 होगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पर आप 8 कर दीजिए, तो इसमें +6 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब इसी तरह से क्रिया करके जब तक ये क्रिया होती रहेगी और जब तक से कॉमन नहीं आएगा तब तक ये क्रिया करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे ट्राई करके देख लेंगे और इसे जरूर बनाइएगा, यही आपको कॉमन आएगा। और इसमें पूछ रहा है कि इसका गुणनखंड कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में नहीं बनाना है, इस तरह से आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रश्न आपको आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि भुजा 2a इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई आपका ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में यदि हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, √3π/4 भुजा स्क्वायर। भुजा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, 2 दूना के ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात √3a² इसका क्षेत्रफल हो गया। आगे इसी में कह रहा है कि एक वर्ग जिसका विकर्ण, यहाँ पर एक वर्ग के बारे में बात कर रहा है कि एक कोई वर्ग है और जिसका विकर्ण आपको दिया हुआ है कि 2a है। तो आप जानते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, जो वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण अब क्या होता है, आप जानते हैं कि √2a होता है। √2a कहने का अर्थ क्या हुआ, भुजा, √2 गुणा भुजा आपका, ये आपको विकर्ण हो गया। यहाँ पर आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण 2a दिया हुआ है। ये क्या है आपको, 2a बराबर √2 इंटू भुजा आपका हो जाएगा। यहाँ से आप इस भुजा को निकाल सकते हैं। इस वर्ग की भुजा आपको क्या हो जाएगी, 2a और बटा के √2, ठीक है, 2a और बटा के आपका यहाँ पर √2 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 2a और बटा के आपका कितना है √2 और इसी का आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकाल दीजिएगा और यही आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसका आपको यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है। अनुपात आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये √2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा। अब 4 कट जाएगा तो क्या आएगा, 2a² आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल इतना आ गया, इसका क्षेत्रफल इतना है, इसके अनुपात के बारे में पूछ रहा है। अनुपात आप आसानी
आसानी से बता सकते हैं कि अनुपात कितना होगा। तो अनुपात बराबर √3 ए स्क्वायर और बटा के 2a स्क्वायर क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात √3:2 हो जाएगा, √3:2। √3:2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। यदि समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है, ये सभी के सभी आप 2018 में आए हुए क्वेश्चंस को आप कर लिए और हम लोग चलेंगे 2017 में जो भी एग्जाम में आपको पूछे हुए हैं केवीएस के, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं और कैसे कैसे उनको करना है। और दोस्तों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।